हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 11th क्लास की हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और तीसरा हमारा चैप्टर चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे तीसरी शताब्दी का संकट। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और काफी चीजें हमने तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने ये सब चीजें काफी इसमें कंप्लीट कर ली थी। और आज हम पढ़ेंगे तीसरी शताब्दी का संकट। यहाँ से शुरू करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जरूर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें जरूर अपना नोट करते चलें रजिस्टर पे। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप ईटीजीटी, पीएचडी, यूसी नेट, आईएएस, पीसीएस किसी का भी आप एग्जाम देंगे यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तीसरी शताब्दी का संकट। यदि पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। हमने पहली वीडियो में लेखन कला आदि इन सबका विकास पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है ये 11th क्लास की हिस्ट्री। 230 के दशक के साम्राज्य में ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक से अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को शसानी कहते थे। क्या कहते थे? शसानी। यही सब चीजें पूछता है, देखिए एग्जाम में है। शसानी कहते थे। और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात, जिस नदी की बात हम शुरू से ही करते चले आ रहे हैं जब से हमने हिस्ट्री शुरू की है, हिस्ट्री 11th क्लास की, दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया। कौन सा शासक? शापुर फर्स्ट, ठीक है, कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है। ठीक है, ईरान शिलालेख है एक प्रसिद्ध 3 भाषाओं में खुदा हुआ, जिसमें ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 सेना का सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियाक पर कब्जा भी उसने कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों और अथवा राज्य समुदाय, जिनमें से प्रमुख एलमनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं को और बढ़ना शुरू कर दिया। और 233 से 280 ईस्वी तक समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्पस और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमवासियों को डन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे। उन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। क्या कहते थे? रोमवासी ने विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट, 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, सत्तासीन हुए, यानी शासन किया उन्होंने। और इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग साक्षरता संस्कृति। रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता थी कि उन दोनों एकल परिवार, ठीक है, का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के साथ परिवारों में नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझी परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया, यानी जो दास होते थे, गुलाम होते थे, उन्हें परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल में, यानी प्रथम शती ईस्वी पूर्व तक, विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। ठीक है, जो उसका पैतृक परिवार होता था पिता का, उसमें वो अपनी संपत्ति, उसमें उसका हिस्सा होता था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। और उस समय की बात है, ये प्रथम शती ईस्वी पूर्व की बात है। दूसरे शब्दों में, कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था। पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता थी
तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30 और 32 की आयु में विवाह करते थे। बिल्कुल आज के समय की तरह चीजें चल रही हैं उस समय। जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 और 22, 23 साल की आयु में हो जाती थी, यानी लड़कियों की आयु कम ही रहती थी और लड़कों की बल्कि ठीक रहती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था, जिससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते, यानी परिवार ही करते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप अगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, उन्होंने लिखा था कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। ठीक है, यानी उनके पिता माता को उनके नियमित रूप से मारते थे। जिस छोटे से नगर में वो बड़े हुए, वहां की अधिकतर पत्नियां इसी तरह पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोचों को दिखाती रहती थी। अतः पिताओं को का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक उधर अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक के भी कानूनी अधिकार प्राप्त था। तो बहुत खतरनाक अधिकार प्राप्त है। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते। पिता कभी कभी पिता जो बच्चे होते थे नवजात, उन्हें मारने के लिए ठंड में छोड़ देते थे। तो बहुत ही मतलब बुरा हाल था। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि काम चलाओ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग थी। उदाहरण पेम्पोई शहर में 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया। इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहां कामचलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सेंट अगस्टीन 324 से 430, 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर बहुत शक्तिशाली होते थे। ठीक है, और इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखा जाता था। जो व्यावसायिक लिपि होते थे उनके द्वारा लिखा जाते थे। दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ की साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों, संपदा प्रबंधकों में। पढ़ने दैनिक प्रयोग पर छोटे मोटे संदर्भों में इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पेम्पोई की दीवारों पर लगा है, कहता है, दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरा कर गिरी नहीं। तो यह मजाकिया विज्ञापन लिखा हुआ है इस पे। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजाति और अन्य लोग। यहाँ पर उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती कम से कम फरात नदी के पश्चिम में का प्रमुख भाषा समूह था। अरामाइक, हम अशोक के अभिलेख में भी अरामाइक इन सब का प्रयोग किया गया है, हम पढ़ेंगे। मिस्र में कॉप्टिंग, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिमी में कैल्टिक भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती? कैल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु उनमें अब बहुत सी भाषाएं संस्कृतियां पूर्णतः मौखिक थी, यानी लिखित नहीं थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं हो गया, तब तक वो जो है मौखिक थी। उदाहरण अरमनी भाषा का लिखना भी, ठीक है, लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है, 5वीं सदी। हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। बाइबिल का किस भाषा में? कॉप्टिक। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया। ठीक है, और ये देखते हैं
एडेसा में पच्चीकारी। सीरिया के इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाए गए हैं वे राजा अबगर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य हैं। पिम्पुई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष कमरे की दीवारें पर मिथक पशु बनाए गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ये, और इस तरीके से ये है पिम्पुई। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था वो काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदे थे, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, और जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। क्या कहते थे? जिनमें ढुलाई होती थी इनकी, यानी उन्हें ले जाया जाता था भर के मटके और जो कंटेनर, उन्हें क्या कहते थे? एम्फोरा। ठीक है, कभी पूछ ले कि एम्फोरा क्या है तो ये ध्यान रखें कि एम्फोरा में क्या होता था। इन मटकों को दूर टूटे हुए टुकड़े बहुत सी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेटेस्कियो स्थल पर 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए, यानी बहुत अधिक मात्रा में मटकों के अवशेष पाए। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनर को फिर से सही रूप देने का यह पता लगाने में सफल हुए कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था, यानी उन्होंने जांच की जो पुरातत्वविद थे। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूने के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। इस प्रकार हम कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140-160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष है, यानी बहुत पहले 140 और 160 ईस्वी, ठीक है, के समय जैतून का तेल स्पेन में निकाला जाने लगा था, क्योंकि ठंडा एरिया है वहां पे होता भी है। फ्रांस के दक्षिणी तट के पास पोत भंग पहली ये एम्फोरा में इतावली है, जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पाद मुहर लगी हुई है। ये देखिए कितने सारे ये मटके से मिले हैं। और उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका नाम यह हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के पास आधारित है, जिसने जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया। ड्रेसल 20 कहते थे। और ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों में पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। और ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा जो पात्र होते थे अवशेषों और उनके मिलने का स्थान बल को पुरातत्व ये बता चुके हैं कि स्पेन में के जैतून के तेल के उत्पादक और इतावली प्रतिद्वंदा तेल का बाजार छीनने में क्या हुए थे? वो सफल हुए थे। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के जो उत्पादक थे अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल इन्होंने बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व के उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि, उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैली, बाइजैकियम, ट्यूनिसिया, दक्षिणी गौल जिसे गैलिया नोर्बसिस कहते थे, तथा बायटिका इस दक्षिणी स्पेन। स्ट्रेबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों, स्ट्रेबो और प्लिनी लेखक थे जो
राइटर्स थे के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब जो थी वो कैंपेनिया से आती थी। सिसिली तथा बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। रोम को गैलिली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जेफिसस ने लिखा है, प्रदेश वासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडक्लिवर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों यानी फंडी से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। जो कुछ हिस्से थे उत्तरार्ध नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया, इस समय प्रेजेंट में अल्जीरिया है ये नुमाडिया, देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। यानी जो देहाती क्षेत्र है तो वहाँ जो मौसम के अनुसार वहां पे प्रवास होता था। चरवाहे तथा अर्धयावर अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियां जिन्हें मैपालिया कहते थे उठाई इधर उधर घूमते फिरते। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहां चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चारवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। जो नहीं एक खानाबदोश जो एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते थे कुछ टाइम के लिए और वहां पे कुछ टाइम के लिए चरवाहे होते थे और अपने पशुओं को चराते थे, कुछ दिनों तक ठिकाना बनाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। उन्हें खानाबदोश कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थानों पर बसना, बदलते रहना। इसमें अधिकतर कैल्टिक भाषा किसानी की आबादी थी जो पहाड़ियों या चोटियों में बसे गांव में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। कैस्टेला कहा है। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करो तो हमें इन असमानताओं को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देखिए ऋतु प्रवास से तात्पर्य ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चारवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन, यानी मौसम के अनुसार वो बदलते रहते थे। हाँ वहाँ मौसम के हिसाब से आते जाते रहते। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह मान बैठे हैं कि यह एक प्राचीन दुनिया थी। रोम जैसा कि हम मानते हैं कि एक प्राचीन दुनिया थी, बहुत सभ्य और सुसंस्कृत दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदि में पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा। इस काल में जल शक्ति में मिले चलाने वाले की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष के बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक यानी व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हम में रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था यानी उन्नत अर्थव्यवस्था कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। और अब दास प्रथा श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। श्रमिकों पर नियंत्रण, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दास जो होते थे उनको भी परिवार में शामिल किया जाता था। भूमध्य सागर निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एरिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने अपने राज धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्री काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली में कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। यानी 75 लाख आबादी थे और 30 लाख सिर्फ दास ही थे। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दोनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे विचार दासों के ऊपर सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, जो उच्च वर्ग होता था वो दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर साधारण उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति, जो साधारण लोग होते थे वो उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे क्योंकि उन्हें भी इन सब चीजों का एहसास होता है। नीरो के शासनकाल में नीरो के शासनकाल में एक प्रसिद्ध घटना के बारे में
देखिए एक इतिहासकार क्या कहता है। ठीक है, कुछ ही समय बाद शहर के, ये पढ़ते चलते हैं पहले हम, दासों के प्रति व्यवहार। शासक ल्यूसियस ल्यूसियस पंडेनिसियस सेकेंडस का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया था। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हुई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया, जो भवन होता था सेनेट उनका। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मिसालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को क्रियान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ने के लिए ले जाया जाता है। टैसिसस आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार था, ये 55 से 117 ईस्वी तक। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। जब लड़ाई झगड़े कम हुए, दासों की जो आपूर्ति थी वह कम होने लगी। दास श्रम का प्रयोग करने वाले दास जो प्रजनन थे अथवा वेतन भोगी मजदूरों से विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतन भोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर संयुक्त स्पष्ट रूप से मुक्ति श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम पर बहुतायत प्रयोग यहाँ महंगा पड़ता था, बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूर के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। एक तो उनके जो अन्य खर्चे थे वो भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसीलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ था। दूसरी ओर इन दासों को मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था दासता से, को व्यापार पंथों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्ट उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार भी वो सौंप देते थे अपने गुलामों को। दास प्रजनन गुलामों की एक संख्या बढ़ाने की ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। यानी दास प्रजनन क्या था कि दो दास होते थे और गुलाम होते थे तो उनके बच्चे अधिक से अधिक पैदा करने की बात की मतलब किया जाता था, जिससे कि प्रोत्साहित, जिससे कि उनके बच्चे भी क्या हो, दास के बच्चे दास ही बने। ठीक है, सामने की पृष्ठ पर आधुनिक तीसरी शताब्दी चर्चल जिलिया की पच्चीकारी। यहाँ कृषि के दृश्य, ऊपर बीज बोना व हल चला, नीचे अंगूर के बागानों में काम करना। ठीक है, रोमन कृषि के विषय के लेखों श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार बना, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मर्दों की लागत से बैठती थी। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता, यानी बिना निरीक्षण के, देखभाल के बिना कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी, यानी 10-10 श्रमिक जो होते थे उनको अलग अलग करके उनको बांट दिया जाता था, और यह दावा किया कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। इससे पता चलता है कि उन दिनों दास श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी, एक प्रसिद्ध कृति विज्ञान के लेखक, ने दास प्लिनी के बारे में जानते होंगे आप, समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। तो बहुत ही मतलब दुखदाई है। तो ऐसे तरीके कठोर क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज विश्व में
अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं जो आज भी हैं। फैक्ट्रियां जो है उनमें भी श्रम के नियम काफी कड़े होते हैं। और वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिसिस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया है। और थोड़ा सा हम एक चित्र भी देख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण हो, फैक्ट्रियों का हालत किया है और पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। कामगारों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती है, उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता है और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। और कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे, उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि तीसरी शताब्दी के एक राजादेश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिससे यह कहा गया कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। और 398 के एक कानून में यह कहा गया था कि कामदारों को क्या किया जाता, दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न, दाग दिया जाता था। दाग प्रथा बाद में भी घोड़ों पे दागने की प्रथा शुरू की थी अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, यानी जो उन्हें ऋण देते थे। इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। दूसरी शताब्दी पर प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए अगस्टीन के पत्रों से एक पत्र से हमें जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे, यानी बच्चों को ही बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते। अगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आजाद किया जा सकता है। ग्रामीण ऋण ग्रस्ता और भी अधिक व्यापक थी, यानी पूछा था कि जब अगर पिता की मृत्यु हो जाए, जैसे बेच दिया है, तो क्या बच्चों को मुक्त किया जा सकता है। इस कर्जदारी से एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पात्र जो उनके बॉन्ड होते थे वो नष्ट कर डाले थे। ठीक है। और फ्रैंकिंसिस एक यूरोपीय नाम है जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप अगरबत्ती बनाने और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था, जैसे गोंद वोंद निकलती है पेड़ से निकलती। फ्रैंकिंसिस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी, अरब और प्रायद्वीप से आती थी, जो उत्तम किस्म की थी। फिर भी हमें इस संबंध में यही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला गया था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनस्टेटियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेजों पाइपारस का बहुवचन से अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। और यह विद्रोह जुडेडा में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरता पूर्वक दबा दिया था। और देखिए इस तरह से ऊंची मजदूरियां दी थी, अच्छी मजदूरियां दी थी और समूचा जो पूर्वी क्षेत्र था उनको आकर्षित करने के लिए 3 सप्ताह से भी कम समय में उसने एक दारा शहर का निर्माण किया था। किस शहर का निर्माण किया था? दारा शहर का निर्माण किया था। और वेतनभोगी जो श्रमिक थे कितने अधिक फैल गए थे। सामाजिक श्रेणियां, और नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे, सामाजिक श्रेणियां इसके बारे में। और आशा करती हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आई, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।